हेलो, व्हाट्सअप। आई होप सब बढ़िया होंगे, है ना। तो हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी फॉर सीडीएस एंड एनडीए एंड सीएपीएफ। प्रायोरिटी वाइज फॉर सीडीएस एंड एनडीए फर्स्ट क्लास हमने की थी। ठीक है, ये है लेक्चर 2, सेकेंड क्लास में। ठीक, तो अब क्या है, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स की बात की थी। वो बेसिक्स आपको जानने बहुत ज़रूरी थे। जो इस क्लास में डायरेक्टली आए हैं वो कृपया करके फर्स्ट क्लास देख ले, तो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास थी, आधा घंटे सत्ते की क्लास है। 1.5x में मेरी क्लास देख लिया करें, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी क्लास में जब भी आए, एक नोटबुक और पेन लेके आए जिससे आप नोट्स बना सकें। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पिछले क्लास में अपने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे, एंड इस क्लास में हम लोग चालू करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे ज़्यादातर लोग सेल के नाम से जानते हैं, बट चैप्टर का नाम है ये। ठीक, मैंने सोचा था कि मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगा आज, तो मैंने ऑफिस में वो जनरेट की थी, मैंने हाईलाइट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो हाईलाइटेड वाला वर्जन वहीं पे है। वापस से हाईलाइट करने जाऊंगा तो मेरे को आधा एक घंटा लगेगा। सो व्हाट आई विल डू, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे। ऑब्वियसली ऐसे ही हर बार पढ़ाऊंगा, बट एनसीईआरटी में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता जाऊंगा मैं। दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड दैट वन, राइट। वेट, फर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो अपन चालू करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। ठीक है, बढ़िया। तो सेल के बारे में एक बेसिक बात आपका जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज अ सेल? ऑब्वियसली लिखोगे नहीं आप, बट आपको पता तो होना चाहिए क्या है। सेल इज अ फंक्शनल यूनिट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ठीक है, व्हाट इज अ सेल? सेल आपका जो एटम्स होते हैं केमिस्ट्री में, छोटी एक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है ना। ये लिविंग बीइंग्स की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल कुछ नहीं है, बस जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके सबसे छोटा इकाई, मतलब ऐसे याद कर लो, समझ गए होगे, है ना। एवरीथिंग दैट इज लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। अब वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर, वो अब पढ़ेंगे अपन। देखो, सेल पढ़ लिया। अब लिविंग बीइंग जो आपके होते हैं, ये लिविंग बीइंग दो तरीके के होते हैं, है ना। लिविंग बीइंग दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं यूनिसेल्युलर, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। नाम से समझ गए होंगे आप, समझदार इतने हैं, है ना, कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है कि यूनिसेल्युलर में सिंगल सेट, क्या बोलता हूँ, सिंगल सेल होता है। एक सिंगल सेल होता है फॉर एवरी टास्क, फॉर एवरी वर्क, कुछ भी बोल लो। एक ही सेल होगा, वही सारे काम करेगा, चाहे वो डाइजेशन हो,
एक्सक्रीशन हो, एसिमिलेशन हो, या कुछ भी हो, हर चीज, हर कार यही करेगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, कुछ हो, हर काम एक सिंगल सेल करेगा। ठीक है, उन्हें वो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसमें मल्टीपल सेल्स होती है फॉर मल्टीपल वर्क्स, मल्टीपल सेल्स फॉर मल्टीपल वर्क। ठीक, सिर्फ हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी। और लिविंग बीइंग दो तरीके के होते हैं, एक वो लिविंग बीइंग होता है जिसमें सिंगल सेल सारे काम करता है, दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर जिसमें अलग अलग सेल होते हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक है, डाइजेशन कोई और करेगा, एक्सक्रीशन कोई और करेगा, रिप्रोडक्शन कोई और करेगा। रिप्रोडक्शन से याद आया, एक सेकंड, रिप्रोडक्शन से याद आया, हमारे सेल इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी दो चीजों में डिवाइड हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स या इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ भी आप मान लो, दो तरीके के माने जाएंगे, दो कैटेगरी में आ गए सेल्स। ठीक, एक कैटेगरी कौन सी है? एक को बोलेंगे हम हैप्लॉइड सेल्स। कौन से सेल? हैप्लॉइड सेल्स। दूसरे हो गए डाइप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अब हैप्लॉइड सेल और डाइप्लॉइड सेल क्या चीज है? ये रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा सब। अभी आपको क्रोमोसोम क्या होता है भाई, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम समझ में नहीं आया अभी, बस आप देखो, धीरे धीरे जब चीजें कनेक्ट होगी ना आपस में, एकदम से सब समझ आ जाएगा आपके। ठीक है, इसलिए जस्ट पेशेंस, और हाँ, नोट डाउन जरूर करो, इसलिए मैं नोट्स वाइज बना रहा हूँ इसको। ठीक है, अपने हाथ से आप बनाओगे बढ़िया रहेगा। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23। वहीं डाइप्लॉइड में डुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं डुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स? 46। ऑब्वियसली डबल होगा, है ना? तो इसका काम क्या होता है? इसका हैप्लॉइड सेल का काम क्या होता है? और वही पहले ले रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है आगे बताऊंगा मैं। ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हैप्लॉइड सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। वहीं पे जो डाइप्लॉइड सेल है वो बाकी काम देख लेता है अपने, अदर वर्क। सिंपल, सिर्फ हमने ये पढ़ा है सेल क्या होता है। वो एक सबसे छोटा यूनिट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ठीक है, लिविंग बीइंग दो तरीके के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर होते हैं सिंगल सेल फॉर एवरी वर्क, जो एक सिंगल सेल सारे काम करता है। मल्टी सेल्युलर में अलग अलग सेल को अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड होते हैं काम करने के लिए। सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड सेल्स में। हैप्लॉइड सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और डुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल का काम होता है रिप्रोडक्शन का, डाइप्लॉइड सेल बाकी काम करता है। अब इसका काम रिप्रोडक्शन का कैसे है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसका हैप्लॉइड का काम रिप्रोडक्शन में कैसे है? अब मान लो एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, इतना मान लो, बस मान लिया। ठीक है, अब मेल में क्या होता है? मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में एग होता है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक,
मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में एग होता है, ठीक है। यहाँ से आते हैं 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ से आते हैं 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आए, यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आए, और जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो बन जाता है जाइगोट। जाइगोट बन गया। इस जाइगोट में हो गए 46 क्रोमोसोम्स, 23 आए मेल से, 23 आए फीमेल से। इन्हें आप एक्स और वाई से डिनोट कर सकते हो, मेल के लिए एक्स, फीमेल के लिए वाई, ठीक। अब वो फिर कैसे एक्स वाई होता है, क्या सीन रहता है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हैप्लॉइड सेल में समझाते हुए, कि मेल से स्पर्म आया और फीमेल से एग आया, मिलके जाइगोट बना, दोनों तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आए, 46 क्रोमोसोम्स का एक लिविंग बीइंग बन गया। और एक जाइगोट ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, ठीक। समझ में आया रहेगा बढ़िया से, ठीक। अब इतना सेल सेल कर ही रहे हैं, तो ये सेल एक्चुअल में इसका जन्म कहाँ से हुआ सेल का, ये डार्क है ना, सेल का जन्म किधर से हुआ, सेल एग्जिस्टेंस में आया कैसे, इसकी एक कहानी है। तो जो पहले इंसान थे, फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब, या नेम भी कर लो, नाम भी इन्होंने दिया था, सेल। वो कौन महारथी थे, वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहिब, ठीक। पहला इंसान जिसने सेल को डिस्क्राइब किया था वो थे रॉबर्ट हुक। अब ये कहानी है 1665 की, 1665 की, जब अंग्रेजों का कब्जा भारत पे नहीं हुआ था। तब रॉबर्ट हुक अपने घर में कुछ तो काम कर रहे होंगे, घर के बाहर निकले, उन्हें एक पेड़ दिखा। अब पेड़ के देखते ही उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने पेड़ की जो छील छाली होती है, क्या होता है, कॉर्क बोलते हैं उसको, गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, कॉर्क बोलते हैं, ठीक। बार्क ऑफ अ ट्री को कॉर्क बोलते हैं। वो उन्होंने निकाला, उन्होंने खुद से डिजाइन करके एक इन्वेंशन किया, खुद से डिजाइन करके, इन्वेंशन नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने खुद से डिजाइन करके एक वो बनाया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोले हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बनाया था, बोल दो, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया। अब नया नया माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, अब कुछ तो देखना था उन्हें, तो उन्होंने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखना चालू किया। जब उन्होंने उस कॉर्क को उस माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें दिखाई दिया, अरे ये तो एक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर लग रहा है। उसको जब जूम करके देखा तो कॉर्क उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब दिखाई दिया। स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कैसा होता है, ऐसा, मतलब तो परफेक्टली तो मैं नहीं बना सकता, इसमें ऐसे ऐसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको दिखा देता, कल दिखाऊंगा पक्का, ठीक है। कुछ उनको इस तरीके का दिखा, बोले ये तो स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब है। इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं, उन्होंने इन छोटे बॉक्सेस को, जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने थे, उन्होंने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल का। यहां से आया सेल। सेल को लैटिन में बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं लिटिल रूम। सेल को वो क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। लिखना चाहो लिख लो, सेल को लिटिल रूम बोलते हैं। इसको क्या, जेल की सेल सुना होगा,
है ना। तो इसको एक छोटा कमरा या इस वजह से उन्होंने उसे नाम दिया सेल का। कहानी समझ में आई। पहले इंसान जिसने सेल को डिस्क्राइब किया था वो थे रॉबर्ट हुक इन 1665। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? कॉर्क पे। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने इसका नाम दिया सेल बिकॉज वो एक हनी कॉम के स्ट्रक्चर का था, अलग अलग बॉक्सेस बने थे, मतलब लिटिल रूम टाइप, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखना, जो उन्होंने सेल डिस्कवरी की थी वो की थी डेड सेल पे, जिंदा नहीं था वो, ठीक। आया समझ? अब इन्होंने तो एक मुर्दा सेल की खोज की थी, अब आते हैं जिंदा सेल की खोज किसने की। सो फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, ये कौन थे? ये थे अरे अरे सर, एंटन वॉन लेवेनहुक, ये कलर है ना। हाँ, ये थे, अरे यार, एंटन वॉन, बाहर की आवाज आ रही होगी गाइस बिकॉज मेरा माइक ऐसे ही है। ठीक है, चलेगा, समझ में आ रहा है वो उतना बहुत है, बाकी तो ठीक ही है। तो फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, तो नाम आ जाएगा एंटन वन लेवेनहुक। फर्स्ट सेल डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड सेल था। लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटन वन लेवेनहुक जी ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स ऑफ पॉन्ड वाटर, ये पॉन्ड वाटर में गए, वहां से किसी को पकड़ के लाए और उस पर उन्होंने पॉन्ड वाटर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। आई होप आया होगा समझ में। आगे चले, एक बार रिकॉल कर लो, वैसे तो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अभी। सेल की डेफिनेशन पढ़ी, लिविंग बीइंग दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल सारे काम करता है, मल्टी सेलुलर जिसमें मल्टीपल सेल फॉर मल्टीपल वर्क। सेल्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। हैप्लॉइड में 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और डेप्लॉइड में 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल और डबल टाइप में, ठीक है। हैप्लॉइड सेल का काम है रिप्रोडक्शन का, उसमें से मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में एग होता है। मेल्स स्पर्म और एग मिला के जाइगोट बनाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से आता है, फीमेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, 46 क्रोमोसोम्स का जाइगोट बनता है, वो एक सिंगल सेल होता है, सिंगल लिविंग बीइंग सेल होता है, ठीक। पहला इंसान जिसने एक सेल की डिस्कवरी की थी थे रॉबर्ट हुक। कॉक था, सिंगल सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने उन्हें एक स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब दिखा, उस वजह से उन्होंने बॉक्सेस को नाम दिया सेल का। लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले थे एंटन वन लेवेनहुक सर, जिन्होंने पॉन्ड वाटर के ऑर्गेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, आई होप इतना समझ में आया होगा अच्छे से। थोड़ा सा लेवल अप करने की ज़रूरत है, इस कलर से करेंगे, ठीक है। अब सेल इतना कर लिया, सेल का वो भी देख लो। मान लो ये एक सेल है, बाहर की लेयर तो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, वो बात करेंगे अभी, ठीक है। ये क्या है? सेल। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये छोटा सा है, क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा सेल है, सेल के अंदर सब कुछ होता है। ये सेल है, सेल के अंदर ये छोटा सा क्या है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या है, उससे पहले ये देख लो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस was done by whom? रॉबर्ट ब्राउन। कंफ्यूज मत हो जाना, रॉबर्ट हुक
हुक से याद कर लेना, कॉक या कुछ भी। तो वो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, सेल के अंदर जो होता है उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट, मैं हुक क्यों लिख रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ऑल राइट, बढ़िया, ओके, ठीक है। तो हमने देखा सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जेली होती है, मतलब पानी होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा है, ठीक है। सेल में ये फ्लूइड भरा रहता है, और ये जो फ्लूइड होता है, ये इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, अगर एग्जाम में आ जाए विच ऑफ दीज इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें साइटोप्लाज्म अगर हुआ तो वो आंसर होगा, ठीक। ओके, सो साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अगर कर लो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यहाँ लिख ले रहा हूँ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों चीजें पता है ना, ये साइटोप्लाज्म में और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों को बना के मिलता है प्रोटोप्लाज्म। सिर्फ इतना बड़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, से अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कंबाइन कर दोगे तो उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म की का नाम किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म is the term coined by, आई डोंट नो मैं नाम सही लूंगा इनका कि नहीं, पुरकिंजे, पुरकिंज, व्हाटएवर, याद रख लेना बस, ये प्रोटोप्लाज्म इज द टर्म विच इज कॉइंड बाय पुरकिंजे। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें एक एक चीज की डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल सेल को ऊपर से देख रहे हैं। ऑल राइट, अपन ने पढ़ा कि सेल किसने किया था, लिविंग सेल किसने किया था, न्यूक्लियस किसने किया था, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। आगे आते हैं, एक अपना होता है कि एक इंसान थे वर्चाओ नाम से, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हर एक सेल बनता है, ये एक सेल है, ये एक सेल को बनाएगा, मतलब all cells arise from pre-existing cells, लिख लेता हूँ, all cells arise from pre-existing cells। ये चीज किसने बोली थी, ये चीज बोली थी वर्चाओ ने। क्या बोला था कि हर सेल पैदा होता है एक सेल की वजह से, समझ रहे हो, एक ह्यूमन क्यों पैदा होता है, बिकॉज उसे एक ह्यूमन ने पैदा किया है। अब ये तो डिबेट मत करने लगना कि फर्स्ट ह्यूमन कैसे पैदा हुआ था, फिर वो अलग चीज है, ठीक है, वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन। सो एवरी सेल अराइज फ्रॉम अ सेल, ये चीज किसने बोली थी, वर्चाओ जी ने, ठीक। एक चीज और देख लो, सेल थ्योरी अपनी होती है, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय क्लाइडन, देखो एक प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, क्लाइडन एंड स्वान, क्लाइडन एंड स्वान, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी, क्लाइडन और
स्वान में। बढ़िया, आए समझ। अभी हमने कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बस इतना सा पढ़ा है, यहाँ तक अपन रिकॉल भी कर चुके हैं। ठीक है, ये तो आपको लिख लेना है और पढ़ना है, इसको तो रटना ही है, नाम वगैरह को तो रटना ही पड़ेगा। देर इज़ नो अदर वे, राइट। अब आपका जो सेल होता है, नीचे पढ़े, यहाँ पढ़ते हैं। अब जो आपका ये सेल होता है ना, सेल में काफी काफी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आओ, जैसे कि आपका क्या आ गया, अभी अपन ने पढ़ा क्या, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के क्या बना, प्रोटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं आपके, हार्ट, लिवर, किडनीज, स्प्लीन, पैनक्रियास, ये सब आपके क्या है, ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से इनमें सेल में ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो भी ऑर्गन्स है उसके, बट वी कॉल देम ऑर्गेनेलीज, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो सेल में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, और क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, अपन सब पढ़ेंगे डिटेल में, अभी ओवरव्यू देखो, फिर सब चीजें एकदम से कनेक्ट होंगी। और सेल वॉल होता है, सेल वॉल देखो, लिख लो, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, ओनली इन प्लांट्स। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल। ठीक, तो सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या है, न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेलीज होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, देख लो, इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये जो आउटर कवरिंग है, ये जानना जरूरी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बीच में रोक के। ये जो आउटर कवरिंग है, इसे आप पीएम या सीएम कुछ भी बोल सकते हो, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हो इसे, पीएम या सीएम कुछ भी, ठीक है। बट ये जो आउटर कवरिंग होती है, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन अगर बाई चांस ये प्लांट का सेल होता, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट्स में डबल कवरिंग होता है, डबल प्रोटेक्शन होता है। ठीक, गॉट इट, बढ़िया से, ऑल राइट सर, इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो देखो, मैं हाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे को कोई भी डाउट हो, सबसे पहले आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। दूसरा, मेरे तक कोई बात पहुँचानी हो, कुछ पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा, लग भी गया तो उठेगा नहीं। और तीसरा क्या तरीका है, तीसरा तरीका नहीं, वो तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या आगे की इंफॉर्मेशंस चाहिए या कनेक्ट होना है बेसिकली, तो वो टेलीग्राम से हो सकता है। टेलीग्राम में जस्ट ज्वाइन ये वाला ग्रुप अपना, कौन सा, cds.express। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वो धीरे धीरे आपको खुद ही चीज़ें पता चल जाएंगी। cds उसमें भी है, cds.express विद एन एक्स्ट्रा s, ठीक है। सो कोई भी डाउट आता है इसमें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसा भी चीज़, कोई तकलीफ है, इसमें से कुछ भी आप मेरे को पूछ सकते हो। और ये पीडीएफ
अगर आपको चाहिए तो इधर टेलीग्राम पे आप आ जाना, आपको पता चल जाएगा कैसे ग्रुप को ज्वाइन करना है, एंड फ्री में वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो अपना ये अंकारा बैच है सीडीएस का, सीडीएस इंडिया का, ठीक है। ऑल राइट, सो आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आया सेल में बस न्यूक्लियस, रिपीट भी करा दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है। फिर से अपनी हेडिंग तो सेल ही होगी, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि सेल हमारे दो प्रकार के, पहले सेल दो प्रकार के इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़े थे, हाइप्लॉइड और डिप्लॉइड, कंफ्यूज मत होना। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है सेल के? एक है यूकैरियोटिक, एक है प्रोकैरियोटिक। सेल के हमारे दो प्रकार हैं, एक है यूकैरियोटिक और एक है अपना प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। अब इसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं उसका थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1.5x में आराम से देखना, क्योंकि मैं आराम से पढ़ाना पसंद करता हूँ। आई होप आपको भी आराम से पढ़ना पसंद हो। दो चीजें हैं, यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स को आप कह सकते हो न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है मैंने यहाँ बताया था आपको, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, एग्जैक्टली न्यूक्लियस क्या है वो आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक क्या चीज है? प्रोकैरियोटिक, ये मैं हटा ही दूँ, ये कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। जो प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे प्रो का मतलब प्रो वाला नहीं है, यहाँ प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव म्हणजे मतलब कि डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस, ये लिख लो, नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस, राइट। कैरियोट्स बता दिया अपना न्यूक्लियस होता है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब नहीं है, ठीक है। इससे आपको फर्क तो पता चल ही गया सेल में क्या फर्क है, बेसिक फर्क। बेसिक फर्क अपना यही है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिंपल, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी इसको बोल सकते हो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब अगर न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट है तो न्यूक्लियस की जगह कुछ होगा क्या? क्योंकि न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके पता चलेगा क्यों। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। एग्जाम में आ जाएगा न्यूक्लियोइड का किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक के कौन से ऑर्गेनिजम्स में वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और डिफरेंसेस क्या है? देखो यूकैरियोटिक जो आपका होता है, कौन सा कोई यही कलर था ना, यूकैरियोटिक में आप बोल दो कि साइज जो होता है वो प्रोकैरियोटिक से कंपैरेटिवली लार्जर होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है। यहाँ पे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं हम कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कंपैरेटिवली लार्ज होता है, ठीक। और ऑब्वियसली फिर प्रोकैरियोटिक आपका कंपैरेटिवली स्मॉल होगा,
इसका साइज स्मॉल होता है। ठीक, आगे आते हैं। हमने पढ़ा कि जो सेल होती है ना, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन का। एक कोई भी चीज मान लो, आप अपना फोन मान लो, ठीक है। अब फोन में कवर लगाते हो, टेम्पर लगाते हो, है ना? क्यों लगाते हो? क्योंकि वो टूटे फूटे ना, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो वो कवर वगैरह, टेम्पर वगैरह फोन मेम्ब्रेन का काम करते हैं, उसे आप बोल सकते हो फोन मेम्ब्रेन, है ना? किसी भी चीज के ऊपर कोई कवरिंग होगी तो उसे मेम्ब्रेन का नाम देंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेलीज आपको बता चुका हूं मैं। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। मतलब इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स क्यों बोला आपको समझ में आएगा, हम में ऑर्गन्स होते हैं, वो सेम चीज वहां ऑर्गेनेलीज होती है, नाम अलग है बस, ठीक है। मेम्ब्रेन, एक सेकंड में चार्ज पे लगा दो। ब्राइटनेस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है इसमें। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। इस मतलब कि क्या हुआ? यूकैरियोट, इरेजर भैया चल जाओ। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब क्या हुआ समझो। ऑर्गेनेलीज है, मान लो ये यार, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे पढ़ोगे। मान लो ये ऑर्गेनेलीज है, तो इसके ऊपर एक कवरिंग है। तो यूकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनेलीज होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है। प्रोकैरियोटिक में वो प्रोटेक्शन नहीं होता है। अब ऐसे याद कर लो, भैया ये तो प्रो है ना? प्रो है तो इनमें इनको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, ऐसे याद कर लो। यूकैरियोटिक में प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इसमें नहीं होता। सॉरी, इसमें मेम्ब्रेन होती है। प्रो की होने की वजह से मेम्ब्रेन नहीं होती। आया समझ में? बढ़िया से, आई होप आया होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज को आप दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हो। एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपकी प्लांट्स में हो गई, एक आपकी एनिमल्स में हो गई। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों बताया, कोई खास वजह नहीं है, बस एक चीज़ यहाँ जान लो जो आगे आपके काम आएगी, कि प्लांट्स में बता चुका हूँ, जो सेल वॉल होती है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है। वहीं एनिमल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक है, उसमें नो सेल वॉल, मतलब सिर्फ प्लांट्स में ही सेल वॉल होगी, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, बस इतनी सी बात है, और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? ओके, ओके, इसमें था, कवर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोगों ने दोनों सब बात कर ली। अब हर चीज में एक बट होता है। मैंने काम कर तो लिया, लेकिन हर चीज में एक लेकिन होता है। इसी तरीके से इसमें भी एक लेकिन है। देखो, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इसी के साथ साथ कुछ, मैं बोल रहा हूँ कुछ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ये मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दोनों होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता प्रो में। यू में कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाकी सब में होता है, ठीक है।
अपन ने बात कर ली थी प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। तो ये जो एक्सेप्शंस है, मैं एक्सेप्शंस लिख भी दे रहा हूँ ना, कोई आपको वो ना रहे, ये कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी सम अप करूँगा, सब बढ़िया से समझ आएगा। इसके एक्सेप्शंस आप मान लो क्या होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रियोल। अब मेरी गारंटी है इस क्लास के खत्म होने से पहले मैं आपको सब याद करा दूंगा। वो बात अलग है फिर बाद में भूल ना जाओ, रिवाइज ना करो तो, है ना। तो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में कुछ एक्सेप्शंस है, राइबोसोम और सेंट्रियोल, इन दोनों में मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम है क्या, वो करता क्या है, आगे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन से याद कर लो इसको। और वहीं सेंट्रियोल का काम है सेल डिवीजन करना। डिवीजन से याद आया, ये इसमें एक चीज और लिख लो प्रो में, कि प्रो है तो ये डिवाइड्स वेरी रैपिडली, सेल जो है डिवाइड्स बहुत तेज, वेरी रैपिडली। क्या है क्या नहीं, वो आगे बात करेंगे, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। कहाँ थे हम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हैं राइबोसोम और सेंट्रियोल। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ठीक। और सेंट्रियोल के बारे में एक चीज ये हमेशा याद रखना, क्या, कि ये सिर्फ एनिमल सेल में सेल डिवीजन करता है, ओनली इन only performs cell division in animal cell, ठीक है। प्लांट सेल में नहीं करता, नॉट, ये लिख लो, नॉट इन प्लांट सेल। तो सेंट्रियोल, ये चीजें सब समझ आएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, और नोट करते जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने पढ़ा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस नहीं है प्रो में, तो उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोइड नाम का एक चीज होता है न्यूक्लियस की जगह, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जहाँ और प्रो में छोटा होता है, सॉरी, ठीक है। और यूकैरियोटिक में आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ही होती हैं, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें यूकैरियोटिक में, तो प्लांट्स में और एनिमल्स में होती हैं। अभी एग्जांपल नीचे देख लेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। जिस तरीके से सेंट्रियोल एनिमल सेल में परफॉर्म करता है, प्लांट सेल में परफॉर्म नहीं करता, उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, समझ लो बस। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और कुछ नहीं, ये कुछ बट होते हैं बस, ठीक है। तो ये होता है राइबोसोम और सेंट्रियोल में। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, और सिर्फ एनिमल सेल में करता है, प्लांट सेल में नहीं करता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बढ़िया से समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ तो नहीं। अब बस कुछ एग्जाम्पल देख लो इनके। एग्जाम्पल प्लांट और वो सब तो मैं बता ही चुका हूँ। देख लो, प्लांट हो गया अपना, एनिमल्स हो गए, फंगा याद रखना, फंगा इज अ यूकैरियोटिक, याद रखना, मतलब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्रोटिस्ट्स, ओके, ठीक है। और वहीं एग्जाम्पल अगर लें अपन उसका, किसका, प्रोकैरियोटिक का,
तो प्रोकैरियोटिक में अपना क्या क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक होता है, अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है माइकोप्लाज्मा, ये मैं बताऊंगा। माइकोप्लाज्मा की एक यूनिट होती है पीपीएलओ, ठीक है, टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा होता है ये। पीपीएलओ हो गया, और क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, बीजीए। ये प्रोकैरियोटिक का टाइप एग्जाम्पल है, ठीक है। पीपीएलओ का लिख लो, कुछ नहीं, वो बस वेराइटी ऑफ माइकोप्लाज्मा है, इट्स अ वेराइटी ऑफ माइकोप्लाज्मा। बढ़िया। ब्लू ग्रीन एल्गी अपना साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी नोट कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। दोबारा रिकॉल कराऊँ साहब? अभी करा दूंगा, पहले कुछ चीज़ें नीचे देख लो। हम लोगों ने बात की कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस क्या हैं। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, वो भी याद रखो। सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज किसमें, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, वो याद रखिएगा। क्या सिमिलैरिटीज हैं, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही हैं। इन दोनों में सेल वॉल होता है, पर बशर्ते कि वो सिर्फ प्लांट में होगा, है ना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में प्लांट सेल, दोनों में ये अपना सेल वॉल होता है, बशर्ते वो सिर्फ प्लांट सेल में होगा। ये कोई शायरी, पोइट्री नहीं हो गई? मजा आ रहा है यार, अब पढ़ाई पोइट्री कैसे करो। और ये सेल वॉल का काम क्या होता है वो भी देख लो, आप लिख लो। ये चीज़ों को टफ बनाता है, मेक्स थिंग टफ। सेल वॉल कुछ नहीं, वो टफ बनाता है इस चीज़ में। ये सिमिलैरिटी है। एक और सिमिलैरिटी है कि सेल मेम्ब्रेन, सीएमपीएम, दोनों में होगा, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा। और तीसरी चीज़ हो गई राइबोसोम, जो अपन ने पढ़ा, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की कैटेगरी में आता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाता है, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में आता है। बिकॉज क्या, वो इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट ये फिर भी यूकैरियोटिक में आता है और प्रोकैरियोटिक में तो ऑब्वियसली आता है, ठीक। बस इतना सा था। एक चीज़ और देख लो, इतना सब देख ही लिया तो बस एक लास्ट चीज़ देख लो, बस इसके बाद टॉपिक खत्म करेंगे आज के लिए। बिकॉज इसके बाद बस आप इतना रिवाइज कर लेना, एक आज रात में एक कल सुबह, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। जब सेल की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ में अपन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखते हैं, तो इसमें क्यों नहीं, है ना। तो स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल कौन कौन सी हैं वो और देख लो। स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी, जी हाँ, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में एक दो चीज़ देख लो, डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले तो ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ये सिंबल है, मैं शायद गलत बनाया है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है इसका साइज। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, ओनली प्रोकैरियोटिक, वो अपन ऊपर एग्जाम्पल में देख चुके हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा इधर आ गया, पीपीएल उसकी वैरायटी है, ओनली प्रोकैरियोटिक, ठीक। और इसमें सेल वॉल भी नहीं है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। कलर चेंज कर लूँ, इसको बढ़िया से नोट करना। माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओनली, क्या बोल रहा था मैं, प्रोकैरियोटिक,
इसमें सेल वॉल नहीं होती अपनी, बस डज नॉट हैव सेल वॉल, मतलब चीज़ें उतनी टफ नहीं बनेगी, है ना। जब चीज़ें उतनी टफ नहीं बनेंगी तो इसका नेचर जो कहा जाता है, नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज, ये थोड़ा हाई लेवल है, बट हाई लेवल एग्जाम में पूछ लेता है, तो हाई लेवल कुछ नहीं होता। प्लियोमॉर्फिक, इसका नेचर होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब मोल्डेबल, मोल्ड हो सके जो, मतलब रिजिड नहीं है, या ऐसे लिख लो शेप नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता, ठीक है। हमने देखा है स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है 0.3 माइक्रोमीटर, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक होती है, इसमें सेल वॉल भी नहीं होती। इसका सेल वॉल नहीं होती इस वजह से टफ नहीं होता, ये मोल्ड कर सकता है कोई भी से, तो ये प्लियोमॉर्फिक है, शेप इज नॉट रिजिड, ओके, बस इतना सा है। लार्जेस्ट सेल में तो अपना वो आता है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ये एक सिंगल सेल होता है भाई, हाँ जी, लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। बस आई होप सब समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे और ऑर्गेनेलीज देख लो, अभी वो हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा, अभी अपने जो नीचे पड़ा है वो यहाँ रिवाइज और करवा दूँ। सेल में क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गन्स की तरह ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे हमारे में ऑर्गन्स है वैसे उसमें ऑर्गेनेलीज है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। ऑर्गेनेलीज में आपको कंफ्यूजन होगा, आई नो, उस वजह से आप यहाँ पे देख लो। ऑर्गेनेलीज मैंने क्या बताया, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड जिनमें मेम्ब्रेन होती है, और एक कौन से हुए, मेम्ब्रेन लेस। आप भी ऐसे डायग्राम बनाओ, याद हो जाएगा आपको, आप ही के भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड आपके ऑर्गेनेलीज है, कुछ है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज। तो हमने पढ़ा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो दो, क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं, ये देखा था हमने, सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल इन यूकैरियोटिक, नॉट इन प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये चीज हमने नीचे देखी थी। और मेम्ब्रेन लेस कुछ एक्सेप्शंस यूकैरियोटिक में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन लेस ही होते हैं, ये पढ़ा आपने नीचे, है ना। साथ में कुछ एक्सेप्शंस यूकैरियोटिक में भी हैं, ये रिवाइज ही हो रहा है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सेप्शंस मैंने दो बताए थे, कौन से, राइबोसोम, सेंट्रियोल। अब अपना देख लो, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन करता है, वो सिर्फ प्लांट एनिमल में करता है, एनिमल ओनली, बस बात खत्म, बढ़िया, एक बार रिवाइज और कर लो, देख लो, कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए तो कमेंट करो या फिर मैसेज करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैसेज करो, फॉलो करो, जो करना है करो, आप लोग का भला हो जाए बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऑल राइट सर, सो एक बार बस देख लेते हैं, है ना, आज का लेक्चर ही खत्म करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, जो कि सेल होता है। सेल क्या होता है, फंक्शनल यूनिट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लिविंग, हर एक लिविंग बीइंग में होगा, इररिस्पेक्टिव वो एक प्याज है, वो एक प्याज बोल रहा हूँ, मतलब कोई कुछ भी है, हर चीज में सेल होता है, ठीक है। कल एनसीईआरटी से एक बार देख और लेंगे, मजा आएगा। अब लिविंग बीइंग दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल सारे काम करता है, मल्टीसेलुलर जिसमें मल्टीपल सेल मल्टीपल काम करते हैं। फिर आता है सेल्स, सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड में आते हैं आपके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि 23 होते हैं,
डाइप्लॉइड में आते हैं डुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि 46 होते हैं। हैप्लॉइड सेल में रिप्रोडक्शन होता है, डाइप्लॉइड सेल में बाकी काम होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो एग होता है, दोनों 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जाके नीचे मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट 23 और 23 मिला के 46 सेल हो गया और ये एक सिंगल सेल बन गया, ठीक है। मेल को एक्स हो गया, वो बाद में पढ़ेंगे, वो कोई वो नहीं है, ठीक है। अब क्रोमोसोम एक बार आप देख लो, इतना क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होता है आपको समझ में शायद नहीं आ रहा हो तो कैसे बताऊँ, यही बता दूँ, यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये एक सेल है भैया, अरे ये एक सेल, ठीक है। सेल के अंदर मान लो ये एक न्यूक्लियस है, टेढ़ा मेढ़ा बना है बट ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ऑलराइट। अब न्यूक्लियस के अंदर यार ये लाइन चलो बनी रहने दो, चली गई आपका बनी रहने दो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फिर बन गई। तो इसमें ये जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये क्या था आपका, ये सेल था, ये आपका क्या था, न्यूक्लियस था, है ना। ये जो लाइंस हैं ये आपका क्या है, ये हैं आपके क्रोमोसोम्स, ये हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्या जीन्स होते हैं, कैसे वो कौन सी यूनिट में होता है, वो सब अपन बाद में, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो बस रिलेटेबल चीज़ें मैंने सिर्फ वो बताई है। अभी इन क्रोमोसोम में छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कमेंट में डीएनए की फुल फॉर्म डालना बिना गोल के, ठीक है, मैं मान जाऊंगा मैं। क्रोमोसोम समझ गए क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़िया। तो अपन हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन जिसने सेल की डिस्कवरी की थी वो थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कॉक सेल से किया था, माइक्रोस्कोप उनका सेल्फ डिजाइन था, 1665 की बात है। स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम देखा, उन्हें बॉक्सेस देखे, उसमें उन्होंने सेल नाम दे दिया उसको। अब फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, वो तो मरा हुआ सेल था पहला वाला, लिविंग सेल वाला एंटन वन लीवेनहॉक, उन्होंने पॉन्ड वाटर के ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट किया तो ये निकला। अब सेल आपने देख लिया, सेल न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला लो, साइटोप्लाज्म जो जेली वो फ्लूइड है तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसको, और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म जो मैंने अभी बताया वो पुरकिंजे भाई साहब ने। और हर सेल एक सेल, हर सेल का एक बाप होता है, जैसे हर अपराधी का एक बाप, ऐसे कुछ तो हर सेल का एक सेल होता है, मतलब पेरेंट सेल होता है, दैट इज, किसने बोला था, वो वर्षाओं ने बोला था। सेल थ्योरी दी थी क्लाइड एंडरसन ने, ठीक है। कोई डाउट हो तो यहाँ पे कनेक्ट करो। देन हमने पढ़ा सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेलीज होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ऑर्गेनेलीज अपन ने देख लिया, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस होती है। मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। मेम्ब्रेन लेस यूकैरियोटिक में कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइबोसोम और सेंट्रियोल के, और वरना प्रोकैरियोटिक में तो होती है। प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और सेंट्रियोल सेल डिवीजन करता है सिर्फ एनिमल्स में। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे, प्रो मतलब प्रिमिटिव जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है। साइज यूकैरियोटिक का बड़ा है, प्रोकैरियोटिक का छोटा है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक में डिवाइस वेरी रैपिडली, वो सब ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो अपना क्या होता है, प्लांट्स एनिमल्स प्लांट्स में अपना सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है।
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में ये कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे राइबोसोम और सेंट्रियोल। राइबोसोम प्रोटीन आप वो करता है, बनाता है, और सेंट्रियोल सेल डिवीजन करता है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में करता है, प्लांट सेल में नहीं करता है। कुछ एग्जाम्पल थे इसके, प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्ट। ये एग्जाम्पल है किसके, यूकैरियोटिक के। और प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल थे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हो, या फिर वो कह सकते हो पीपीएलओ एक माइकोप्लाज्मा की ही वैरायटी है। अब इतने सारे डिफरेंसेस देख ले, कुछ सिमिलरिटीज भी देख लो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की। तो सेल वॉल दोनों में होती है, बशर्ते वो सिर्फ प्लांट सेल में होगी। वो क्या करती है, वो चीज़ों को टफ बनाती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, राइबोसोम दोनों में होता है। स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है इसका, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज प्लियोमॉर्फिक। इट इज नॉट टफ, इट इज प्लियोमॉर्फिक, मतलब शेप इज नॉट रिजिड हियर। और लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। दैट्स इट भाई, सब रिवाइज हो गया। मज़ा आया कि नहीं? मेरे को तो आया। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। यू थैंक यू सो मच। बट देयर इज एन अनाउंसमेंट कि, क्या अनाउंसमेंट है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो इज सेइंग दैट सबसे आपको लगेगा धीरे धीरे चालू किया है, बट बिकॉज अपन ने वो सब्जेक्ट ही पकड़ा है। बिकॉज बायोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और मैं सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगाऊंगा। मैंने पढ़ने में सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगाया, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट या बिकॉज ऑफ थिंग्स। इतना डिटेल में मतलब मज़ा आ जाता है भाई। एक बार आप ख़त्म करोगे ना इस प्लेलिस्ट को बायोलॉजी की, यू विल लव इट, आई होप सो। इफ़ यू लव इट प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, एफर्ट्स के बाद कुछ पता तो चले, किसी का फ़ायदा हुआ है नहीं ना। एंड देखो, और बायोलॉजी में भी जो सेल चैप्टर है, इस पर मैं बहुत टाइम लूँगा, मतलब अभी एक दो क्लास और लूँगा मैं, जो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। ठीक है, बिकॉज ये एक बेस बना रहा हूँ, इसी के ऊपर बाकी चीज़ें होंगी, है ना। तो ओके, दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर गाइस, एंड just be positive, spread positivity and happiness and kindness. That's it for today. Bye bye, take care.